किसी भी प्लेनेट के पास हैं तो आपका क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उससे बड़े प्लेनेट के पास हैं तो और ज़्यादा स्लो होगा। अगर आप सूरज के पास हैं तो और भी ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का हमारा सवाल यह है कि निज़ाम शमसी में वक्त एक सा बहता है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक आप एक किस्म की घड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये घड़ियां निज़ाम शमसी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें वक्त के बारे में जानना होगा। वक्त की आसान सी मिसाल ऐसे वाक़यात का ज़हूर पज़ीर होना है जो कि माजी से मुस्तकबिल को अलग कर सकें। हम हर वक्त के अंदर तैर रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वक्त एक इल्यूजन है, और साइंस के मुताबिक वक्त की पैदाइश आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुई, जब हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई एक धमाके से। हम वक्त को देख नहीं सकते, लेकिन वक्त की प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वक्त कहाँ तेज़ी से फ़्लो करता है और कहाँ आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसे आसान बनाने के लिए हमें वक्त को तशबीह देनी पड़ेगी पानी के साथ। आप यहाँ पर पानी की एक नहर देख रहे हैं, एक दरिया देख रहे हैं, और इस नहर या दरिया में किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है, तो पानी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ़्लो करता जाएगा। लेकिन अगर इसी दरिया में बहुत सी हर्डल्स आ जाएं, आप मरी की तरफ चले जाएं, हिल स्टेशंस चले जाएं, तो पानी का फ़्लो डिफरेंट हो जाएगा। कहीं पानी स्लो फ़्लो करेगा, कहीं उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो इसकी टेरेन जो है ये ज़मीन पर इस तरीके से बह रहे हैं। इसे अगर हम स्पेस में लेकर जाएं तो ये टेरेन बदल जाएगी स्पेस टाइम में, यानी अब लैंड की बजाय स्पेस टाइम की टेरेन की तरफ आएँ। और न्यूटन का ये ख्याल था कि जो स्पेस टाइम की टेरेन है, यानी 3 डायमेंशंस, मैं इस पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन स्पेस की XYZ और चौथी डायमेंशन टाइम की, इन 4 डायमेंशंस को अगर चादर की तरह प्लॉट किया जाए तो हमें स्पेस टाइम की टेरेन मिलती है। न्यूटन का ये ख्याल था कि ये टेरेन बिल्कुल फ्लैट है और वक्त का बहाव हर जगह एक जैसा है, इसलिए हम एक यूनिवर्सल क्लॉक पूरी कायनात में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने बताया कि ये टेरेन इतना स्मूथ नहीं है, इस टेरेन में भी बहुत बड़े बड़े खड्डे डल सकते हैं, इस टेरेन में भी कर्वेचर आ सकता है, कर्व आ सकता है, और वो कर्वेचर आता है मैस की वजह से। जब मैसिव बॉडी स्पेस टाइम में कहीं भी मार्ज़े वजूद में आती है तो वहाँ पर ये टेरेन बदल जाता है, इसमें कर्वेचर आ जाता है। अगर छोटा प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी छोटी है तो छोटा कर्वेचर। अगर सूरज है, बहुत बड़ा सूरज है, तो उसका बड़ा कर्वेचर, और ब्लैक होल्स का कर्वेचर तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और वहाँ पर सिंगुलैरिटी भी हमें नज़र आती है। अब आइंस्टाइन का ये कहना था कि टाइम एक जैसा फ्लो नहीं करता। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम को मुतासर करती हैं, टाइम के फ्लो को मुतासर करते हैं। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आप टाइम को मेयर कर रहे हैं, उसकी स्पीड, और दूसरी चीज़ ग्रेविटी। मैं आपको इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि हम समझ सकें। सपोज़ कि अगर एक क्लॉक बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक उसका फ्लो, टाइम का फ्लो या क्लॉक की टिक आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सपोज उस जहाज़ में मूव कर रहे हैं, उनको ये कमी या ये चेंज महसूस नहीं होगी। बाहर जो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं उनको ये चेंज महसूस होगी। यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसे जज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1971 में। हैफीली कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जहां पर 2 क्लॉक्स लिए गए, एक को ज़मीन पर रखा गया, दूसरे को जहाज़ पर, हवाई जहाज़ में मूव करवाया गया ज़मीन के गिर्द काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। और जब बाद में उन दोनों के टाइम को मेयर किया गया, क्योंकि ये एटॉमिक क्लॉक है, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, तो नज़र आया कि टाइम में फ़र्क पड़ चुका था। जो क्लॉक जहाज़ में मूव कर रहा था उसका टाइम स्लो फ्लो कर रहा था, स्लो टिक कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि जब स्पीड
हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी, तो टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। अब आते हैं ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी भी टाइम के फ्लो को स्लो करती है। क्लॉक जब किसी बहुत बड़ी मैसिव बॉडी के पास जाते हैं जिसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्लॉक स्लो हो जाते हैं बनिस्बत उस स्पेस में मौजूद हों। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1959 में किया गया। इसे पाउंड रेबेका ने एग्जीक्यूट किया और इसमें गैमा रेज को एक इमारत से नीचे की तरफ डाला गया और देखा गया कि उनकी फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आती है। तो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि गैमा रेज जैसे जैसे नीचे आई ज़मीन की तरफ, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी सरफेस पर, तो आप देख सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू होगी। और जब उल्टा काम किया गया कि नीचे से गैमा रेज को ऊपर की तरफ भेजा गया, तो वहाँ पर भी ज़मीन के पास गैमा रेज उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और ऊपर उनकी फ्रिक्वेंसी कम थी, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि गैमा रेज की जो टाइमिंग है, जो टाइम का स्लोनेस है, वो इस एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है। बहुत आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्लैनेट के पास हैं तो आपका क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उससे बड़े प्लैनेट के पास हैं तो और ज़्यादा स्लो होगा। अगर आप सूरज के पास हैं तो और भी ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर है और एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में है, तो अब स्पेस में तो ग्रेविटी कम है, और अगर सिर्फ ग्रेविटी को देखा जाए तो वहाँ के एस्ट्रोनॉट का क्लॉक अब ज़्यादा तेज़ी से टिक करेगा, टाइम का फ्लो तेज़ होगा। तो जब 6 महीने के बाद एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस आते हैं तो जो क्लॉक में फ़र्क होता है वो 0.005 सेकेंड्स का हो चुका था। एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। तो हमने स्पेस टाइम को कंपेयर कर दिया लैंड के टेरेन से और हमने बता दिया कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के खड्डे, हर्डल्स या कर्वेचर हो सकती हैं, और वो बॉडीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैस रखती हैं और उनके गिर्द टाइम भी स्लो होता है। लेकिन टाइम कितना स्लो हो सकता है और ये चीज़ें हम एप्लीकेशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा जीपीएस में, जहाँ पर दोनों किस्म की टाइम डायलेशन इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर स्पीड टाइम डायलेशन, क्योंकि स्पेस में सैटेलाइट बहुत तेज़ी से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, तो यहाँ पर टाइम का फ्लो चेंज होता है उसकी स्पीड की वजह से, सैटेलाइट की स्पीड की वजह से। और इसी तरीके से सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन में टाइम ग्रेविटी की वजह से भी टाइम डायलेशन होती है, क्योंकि हम ज़मीन से दूर होते हैं। तो स्पीड की वजह से टाइम और ग्रेविटी की वजह से टाइम में जितनी डायलेशन आती है उसको ऐड किया जाता है और फिर देखा जाता है कि नेट टाइम डायलेशन कितनी आई है, क्योंकि अब वो क्लॉक जो स्पेस में मौजूद है या स्पेस स्टेशन में मौजूद है वो ज़मीन के क्लॉक से आउट ऑफ सिंक चला गया, उनका टाइम डिफरेंस आ गया इन दो वजूहात की वजह से, और फिर उन्हें हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक से आप ये मालूम कर सकते हैं कि टाइम डायलेशन स्पीड की वजह से कितनी होती है, ऊपर वाली इक्वेशन, और नीचे वाली इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से टाइम डायलेशन कितनी हो सकती है। हम नीचे वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि सोलर सिस्टम में टाइम डायलेशन कैसे होती है। अगर मैंने ज़मीन पर टाइम डायलेशन मालूम करनी है ग्रेविटी की वजह से, तो दो पहलू सामने रखने पड़ेंगे। पहला पहलू ये है कि ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेट हो रहा है, टाइम स्लो हो रहा है, उसका फ्लो स्लो हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सूरज जो है उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो भी टाइम को सोलर सिस्टम में डायलेट कर रही है। तो दो फैक्टर है, एक तो ज़मीन का अपना इफेक्ट है और उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट है, और एक सूरज की ग्रेविटी का भी इफेक्ट है। सूरज की ग्रेविटी जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे कम होती जाएगी, लेकिन जो प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी है वो डिफरेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लैनेट्स की जो मैस है वो भी डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ प्लैनेट्स का मैस दिखा सकता हूँ। तो ज़मीन से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है जुपिटर की, सैटर्न की और फिर सूरज की है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टाइम डायलेशन आपको ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आपने टाइम डायलेशन कैलकुलेट करनी है तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर और कैलकुलेटर मौजूद हैं जो कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से एक मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तो वक्त की रफ्तार कितनी अफेक्ट हो सकती है ये चीज़ इन कैलकुलेटर से निकाली जा सकते हैं। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। इस फार्मूले में आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको पता है, टाइम ऐसी जगह पर जहाँ पर मौजूद है स्पेस जहाँ पर टाइम डायलेशन नहीं है उससे TF कहा गया है। T0 हम ज़मीन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम देखना चाहते हैं कितनी टाइम डायलेशन है। फिर हमारे पास ज़मीन का मैस है, और R बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि R अब ज़मीन
की सरफेस पर हम टाइम डिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये ज़मीन की कोर से लेकर ज़मीन की सरफेस तक जो रेडियस है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एक आम इंसान की ज़िंदगी, अगर हम उसे 90 साल का लेते हैं तो 2 सेकंड का टाइम डायलेशन हमें नज़र आती है। यानी 2 सेकंड टाइम स्लो हो गया है ज़मीन पर, अगर वो स्पेस में रहता तो ये टाइम स्लो ना होता, 2 सेकंड लाइफ टाइम में। लेकिन अब हम इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि सूरज की वजह से ज़मीन पर कितनी टाइम डायलेशन आ रही है। तो अब आपने आर को सूरज से लेकर ज़मीन तक का जो डिस्टेंस है उसको वैल्यू में डालना है। अब आपने ज़मीन का रेडियस नहीं डालना है। तो जब आप सूरज की वजह से टाइम डायलेशन को निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि 1 सेकंड 3 सालों में। तो अगर आप एक अमूमी ज़िंदगी लेते हैं इंसान की तो 24 सेकंड टाइम स्लो हो जाता है, टाइम का फ्लो स्लो हो जाता है सूरज की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अब सूरज की ही बात करते हैं। तो जब हम सूरज को हमने ज़मीन पर देखा 24 सेकंड, लेकिन अगर सूरज का इफेक्ट हम देखें कि इसकी ग्रेविटी की वजह से इसके अगर करीब जाए तो टाइम डायलेट कैसे करता है, तो मरकरी की तरफ जाएं और सूरज से मरकरी का रेडियस डालकर यही इक्वेशन यूज़ करें तो हमें 38 सेकंड नज़र आते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि मरकरी सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसका क्लॉक 38 सेकंड स्लो चलेगा एक लाइफ टाइम में इंसान को वहाँ पर टाइम में डायलेशन नज़र आएगी। तो जो हम सूरज के पास जाएंगे टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्लो स्लो होता जाएगा सूरज की वजह से, और जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे नेपच्यून की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर टाइम डायलेशन कम से कम होती जाएगी सूरज की ग्रेविटी की वजह से। लेकिन याद रखिएगा कि प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी जो कि हमने रेडियस निकाला था उनकी कोर से लेकर सरफेस तक, वो डिफरेंट पैरामीटर है और वो जुपिटर की ज़्यादा होगी, सैटर्न की ज़्यादा होगी, ज़मीन की निस्बतन कम होगी, मरकरी की बहुत ही कम होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा टेबल नज़र आ जाए, कोई ऐसा स्पेक्ट्रम नज़र आ जाए, कोई ऐसी ड्राइंग नज़र आ जाए जिसमें हमने पूरे सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ जगहों पर टाइम डायलेशन कैलकुलेट की हो, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी पिक्चर कैलकुलेशंस नज़र नहीं आई। लेकिन अब ज़रूरत है इस बात की कि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हुए जिसमें ग्रेविटी को बयान किया गया है, पूरे सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों की टाइम डायलेशन निकालें और बताएं कि अगर एक क्लॉक ज़मीन पर है तो सूरज पर, यूरेनस पर, नेपच्यून पर, प्लूटो पर वही क्लॉक, उसमें कितना टाइम के फ़्लो में फ़र्क आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि टाइम हमारे सोलर सिस्टम में एक सा फ्लो नहीं करता। सूरज के गिर्द टाइम स्लो है, उसका फ़्लो स्लो है, और सूरज से दूर उसका फ़्लो तेज़ होता जाता है। इसी तरीके से बड़े प्लैनेट्स के करीब टाइम डायलेशन ज़्यादा है, टाइम का फ़्लो स्लो है, जबकि छोटे सियारों की तरफ सिर्फ अगर सियारे की बात की जाए टाइम डायलेशन कम होती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।